हेलो दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू करने से पहले आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं जिससे आपको याद रखना आसान हो। तो पहले ये पिक्चर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कहने का मतलब कि आपको डेट वाइज याद रखने के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि आपको बताएं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस डेट में क्या हुआ, इस डेट में क्या हुआ, तो आप जब इवेंट आपके दिमाग में चल रहा होगा तो साथ में ये नंबर आपके दिमाग में होगा कि इस डेट में क्या हुआ था। ठीक है। तो इसलिए कुछ इस तरीके से डेटा याद रखिए। 1885, फिर 1900 खत्म, फिर 19th सेंचुरी, सॉरी 20th सेंचुरी शुरू होगा यहाँ से और फिर 1950 तक जाएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे इसमें। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग देखें तो 3 फेज में पढ़ते हैं। ठीक है। फर्स्ट मॉडरिस्ट का फेज था, सेकंड एक्सट्रीमिस्ट का फेज था और उसके बाद गांधीयन एरा बोलते हैं उसको। ठीक है। अब मॉडरिस्ट कौन थे? मॉडरिस्ट कहने का मतलब सबसे पहली बात कि इस टाइम जो लोग थे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इस टाइम जो लोग थे वो बूढ़े थे। बूढ़े कहने का मतलब उसमें यंग एज था ही नहीं, था कम था, लेकिन जो लीडरशिप में थे वो थे बूढ़े लोग। और इस रीजन से इसमें क्या था कि गर्म खून था नहीं तो लोग रिवोल्यूशन करते नहीं थे। तो इन्होंने जो मेथड अपनाया, स्ट्राइक करते थे, अपील करते थे सरकार से। ठीक है। तो लेकिन कुछ खास सक्सेस नहीं मिलता था इन लोगों को। तो हम लोग आते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं मॉडरिस्ट का फेज कब से कब तक था। तो इनका था 1885 से 1905 तक। एक्सट्रीमिस्ट का 1905 से 1915 तक। 1915 के बाद गांधीयन एरा 1916 से 1947 तक। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि हम 1885 ही क्यों सिलेक्ट किए। आइए हम लोग इस पर चलते हैं। 1885 क्यों सिलेक्ट किए? 1885 सबसे पहली बात, इस समय कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है। और कांग्रेस के गठन करने वाले जो थे वो कौन थे? एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस सरकार की गठन की। ये गठन किया गया तो बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट इनका मीटिंग हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ। ठीक है। और उस समय जो कांग्रेस के टोटल डेलीकेट्स, नंबर ऑफ डेलीकेट्स थे वो 72 थे। इसको मेंशन भी कर देते हैं हम। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेलीकेट्स कितने थे? तो 72 थे, ये पूछा जाएगा। ठीक है। और किनके द्वारा शुरू किया गया था? एओ ह्यूम ह्यूम के द्वारा शुरू किया गया था। और इस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? तो वो डफरिन थे। ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि कौन से सेशन में जो लीडरशिप कर रहे थे, हेड थे, वो कौन थे। क्योंकि हर एक ईयर नया नया होते जा रहा था। तो उस समय उस सेशन में उस ईयर में कौन थे, तो ये हम लोग हिस्ट्री के आई इंडियन नेशनल मूवमेंट के लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? ताकि हमको ये समझ में आ जाएगा पूरा कहानी, तो हमको याद रखने में आसान होगा। वरना हम लोग क्या करेंगे, रटते रह जाएंगे और फिर भूलते रह जाएंगे, क्योंकि इतना कहाँ से याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अब कांग्रेस की गठन हो गई।
अब चलते हैं आगे। 1885 में हो गया। अब क्योंकि 1905 तक मॉडरेट फेज था तो कुछ खास उसमें नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इवेंट है तो जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 1891 में जैसे 1891 में देखें तो 1891 में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया था। अब सेकेंड फैक्ट्री एक्ट मतलब कि फर्स्ट भी आया होगा। हाँ, फर्स्ट भी आया था, लेकिन हम लोग 1885 से पढ़ रहे हैं तो इस दौरान में 1891 में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट मिला आया था। इस समय क्या हुआ था कि जो मजदूर काम करते थे उनके काम करने का टाइम फिक्स कर दिया गया था। क्या किया गया था? टाइम फिक्स्ड कर दिया गया था। आप भी अपने कॉपी पे इसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। फिर पहले सातों दिन काम करना था, वीक के सभी दिन। अब इसमें वीकली हॉलीडे मिलने लगा, शुरू हुआ इसी फैक्ट्री एक्ट के दौरान। उसके बाद इसमें महिलाओं के लिए रात में काम करना प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं नो वर्क इन नाइट, है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं था ऐसा कुछ रूल। अगर हम आगे चले तो 1893 में देखते हैं। 1893 में क्या हुआ? तो 1893 में दुरंत कमीशन। अब ये दुरंत कमीशन की क्या किया? दुरंत कमीशन काम किया बांटने का। किसको बांटने का? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। मतलब कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, बाउंड्री बना दिया, ये दुरंत कमीशन। तो अब दुरंत कमीशन के बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछ सकता है एग्जाम में, वो है 1894। 1894 में पहली बार कोई भी इंडियन बैंक का गठन हुआ था, फर्स्ट इंडियन बैंक। और अभी जो हम लोग पीएनबी बोलते हैं, यही पीएनबी था, पंजाब नेशनल बैंक। अब जाहिर सी बात है, अब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब के कोई आदमी इसको ऑर्गेनाइज किए होंगे, गठन किए होंगे। तो हाँ, उस समय फेमस लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है। और इन यही पहले अकाउंट होल्डर भी थे इसमें। पहला अकाउंट इन्हीं का खुला था इस बैंक में। ये 1894 की बात है। और ये खुला था कहाँ? तो पंजाब में। अच्छा, पंजाब अभी इंडिया में जो पंजाब है वो नहीं, अगर उस तरीके से देखें तो ये खुला था लाहौर में। ठीक है। तो आपको पता होगा कि पार्टीशन के बाद लगभग हिस्सा पंजाब का वो चला गया है पाकिस्तान में। तो पंजाब का कुछ हिस्सा हमारे पास है और मेजर हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो ये 1894 की बातें थी। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इवेंट इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है हमको। 90 1899। 1899 क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस समय जो ब्रिटिश क्वीन थी विक्टोरिया, वो मर गई थी, देहांत हो गया था उनका। और अब राजा बने थे जॉर्ज पंचम। इनका नाम तो आप सुने ही होंगे हिस्ट्री में, किंग जॉर्ज पंचम। अब ये राजा बने थे। ठीक है। और इन्हीं विक्टोरिया के याद में विक्टोरिया मेमोरियल बना था। ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 1904 पे। अब मेजर इवेंट हमको याद जो रखना है वो 1904 पे है। इस बीच में और भी समिति सबकी गठन हुई थी, जैसे अनुशीलन समिति, ये सब। तो वो सब हम लोग एक्स्ट्रा अलग पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस इस इवेंट को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है। 1904 में क्या हुआ था? तो 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है। इसमें क्या था
कि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 12 ईयर का स्कूलिंग होना बहुत जरूरी था। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इसी तरीके से बना सकते हैं। 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग जरूरी था। अभी भी देखिए हम लोग 12th करते हैं तब ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है। तो 12th करने का मतलब कि 12th ईयर हम लोग स्कूलिंग किए, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन में नाम लिखा है। तो कुछ देख रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का मिलता जुलता फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है वो हम लोग को देखना है 1905 का। अब 1905 में बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ। अब बहुत कुछ में कैसे, तो 1905 को हम लोग पहले जो माइनर इवेंट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद मेजर पे आते हैं। तो 1905 में फर्स्ट इवेंट था हमारा एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, क्या था, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पास किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कुछ ज्यादा डीप से पूछ लेते हैं तो कहीं ये पूछ सकते हैं। तो ये किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये हम इसलिए बताए हैं क्योंकि आप जब इसका एंशियंट इंडिया पढ़े होंगे तो वहां पे नाम सुने होंगे राखल दास बनर्जी, दयाराम सहनी। तो ये लोग कब खोज किए थे, तो 1921 22 इसी के आसपास, 1905 के बाद ही आसपास। तो उसी समय ये एक्ट आया था 1905 में, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद 1905 में ही एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुला था। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुला था। ठीक है, कहाँ खुला था तो जानते हैं, दिल्ली पूसा में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें 1905 में और क्या हुआ था, तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला था, तो इसके साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस भी शुरू शुरू हुआ था। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, IAS, आप देख सकते हैं IAS, लेकिन यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो 1905 में ही भारत सेवक समाज की गठन हुई थी। भारत सेवक समाज की गठन हुई थी, किसके द्वारा किया गया था ये क्वेश्चन पूछेगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ये सब सिर्फ और सिर्फ डेटा है, इसलिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसलिए बस ऐसे ही कर पढ़ाते जा रहे हैं। अब बात करें 1905 मेजर इवेंट, क्या हुआ था उस टाइम में, तो उस टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें वाइसराय कौन थे, तो कर्जन थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल अगर हम बात करें तो 19 और कहीं कहीं 20 भी लिखा हुआ है, 20 जुलाई के आसपास ये अनाउंसमेंट हो गया था। क्यों अनाउंसमेंट हो गया था, कि हम अब बंगाल को पार्टीशन करेंगे, और पार्टीशन करेंगे तो दो हिस्सों में करेंगे। ठीक है, और वो दो हिस्सा कौन सा था, तो वो दो हिस्सा था एक अपना जो बंगाल प्रॉपर है वो, ठीक है, अब बंगाल प्रॉपर जो अपना है वो, और एक था ईस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल, और उस समय असम भी। और असम जो उस समय था, अभी के जितना छोटा असम है वो पूरा नहीं, असम मतलब उस समय पूरा होल नॉर्थ ईस्ट था वो असम। ठीक है, ये असम होल नॉर्थ ईस्ट था।
जिसमें भी 7 सिस्टर हैं। 7 सिस्टर कहने का मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, नागालैंड, ये सब पूरे। ठीक है। और बंगाल प्रॉपर कहने का मतलब हमारा ये है यहाँ पे कि इस समय अभी के जो वेस्ट बंगाल है वो थे, बिहार प्रोविंस जो था वो था, और उड़ीसा। ठीक है। तो इन पहले ये पूरा बंगाल था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको दो पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट बंगाल प्रॉपर कहते थे, जो इंडिया जो अभी इंडिया में है, और एक ईस्ट बांग्लादेश का बंगाल कहते थे, जो अभी बांग्लादेश है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये किया क्यों? तो उन्होंने देखा, किन्नों ने, ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी ज्यादा है, और हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी बहुत है। तो इन दोनों के बीच में फूट डालते हैं। ठीक है, डिवाइड एंड रूल जिसको बोलते हैं, फूट डालते हैं और दोनों को अलग करते हैं। इससे मुस्लिम्स के प्रति हिंदू में हेटर्ड की भावना आ गई, और हिंदुओं में मुस्लिम्स के प्रति हेटर्ड की भावना आ गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे बंगाल और बंगाल प्रॉपर और ईस्ट बंगाल दो पार्ट में बंगाल बट गया। अब इससे लोग नाराज क्यों? क्योंकि जिनके मन में ये भावना आ गई हिंदू के अगेंस्ट में, वो तो खैर खुश थे, लेकिन वहां पे यूनिटी बहुत ज्यादा था। तो सब लोगों ने मिलके एक मूवमेंट शुरू किया, जिस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। इसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, या फिर इसी मूवमेंट को हम लोग और बोलते हैं बंग भंग आंदोलन। ठीक है। इसमें क्या हुआ तो देखते हैं कि आप सबसे पहली बात इससे क्लियर होंगे, स्वदेशी, स्व मतलब खुद का, देसी मतलब अपना, मतलब मेड इन इंडिया। इंडिया कहने का मतलब उस समय तो इंडिया अखंड था। ठीक है, ये तो ब्रिटिशर्स ने बांट दिया हम लोगों को। तो जो अपने धरती पे अपने सोसाइटी में बना हुआ चीज है, उसका इस्तेमाल करने को ही बोलते हैं स्वदेशी। ठीक है। और अभी यहाँ पे इसका तथ्य यहाँ पे वही बता रहे हैं हम। और फर्स्ट बॉयकॉट मूवमेंट यहाँ शुरू हुआ था। तो देखते हैं पहली बात कि स्वदेशी मूवमेंट में हुआ क्या क्या। बंगाल सॉरी बंग भंग मूवमेंट में हुआ क्या था। तो पहला बात कि, अच्छा आपको मैंने ये बताया, पार्टीशन ऑफ बंगाल होने से 1920 जुलाई को अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन ये पार्टीशन हुआ क्या कब था? 16 अक्टूबर को हुआ था। 16 अक्टूबर को फाइनली पार्टीशन हो गया था। ठीक है। और अब जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, इसमें जो वायसराय थे वो मिंटो थे, मिंटो सेकंड। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। यहाँ पर जो सबसे एक्टिव थे लीडर, वो थे लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये थे। उसके बाद जो लोग स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था, आप इसको याद रख सकते हैं इससे कि ये पहला बॉयकॉट मूवमेंट था। अब बॉयकॉट क्या होता है? बॉयकॉट उसको बोलते हैं जब हम लोग किसी भी फॉरेन चीज को या फॉरेन कुछ भी का इस्तेमाल करना बंद कर दें। चाहे फॉरेन सर्विस हो, फॉरेन लिकर हो, फॉरेन क्लॉथ हो, फॉरेन मेड कुछ भी हो, उसको हम लोग यूज करना बंद कर देते हैं, उसी को बॉयकॉट बोलते हैं। तो पहला बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ और लोगों ने फॉरेन चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ठीक है। और इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। अब वंदे मातरम मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय जो लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो, वो गंगा जी में स्नान किए थे और खाली पैर रोड पे चले थे और वंदे मातरम के नारा लगाए थे। ठीक है, गाना गाए थे। और दूसरी बात कि उस समय एक दूसरे के कलाई पे राखी बांधे थे। राखी वहां पे यूनिटी बता रहा था कि हम लोग एक साथ हैं। ठीक है। तो ये वंदे मातरम मूवमेंट उस समय चला था। और इसी से अगर हम बात करें, तो जो अभी बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है अमार सोनार बांग्ला, ये यही है। ठीक है। उस समय जो, क्योंकि बंगाल था तो वह बंगाली भाषा में था, तो अमार सोनार बांग्ला उस समय जो मूवमेंट चला था, उस अभी उस हिसाब से बांग्लादेश का अभी जो नेशनल सॉन्ग है वो है
अमार सोनार बंगला। ठीक है। और इसमें जो महिलाएं थी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 1906 में, क्योंकि 1905 में देख लिया क्या क्या हो गया। अब 1906 में आते हैं और देखते हैं कि एक नई पार्टी का गठन हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब ये गठन जो हुआ कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। ढाका भी कहाँ? बांग्लादेश। तो ये क्यों हुआ? तो आपको पता है कि कांग्रेस सरकार थी इंडिया में, बंगाल में दो भाग में बट गया, पार्टीशन हो गया। एक प्रॉपर बंगाल हो गया और ईस्ट बंगाल हो गया। तो वहां पे सरकार चलाने के लिए कोई ना कोई पार्टी की जरूरत थी, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। इस रीजन से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ ढाका में। ठीक है। और इसका फॉर्मेशन करने वाले कौन थे? तो इसके फॉर्मेशन जो करने वाले थे वो सलीमुल्लाह खान थे और आगा खान थे। ठीक है। कौन थे? सलीमुल्लाह खान और आगा खान थे। आपको बता दें कि सिर्फ यही दो नहीं थे, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट लीडर थे उसमें के, इसलिए इनका नाम आपको हर जगह मिलेगा। तो सलीमुल्लाह खान तो फिर आगे नहीं काम किए, आगा खान इसके लीडर बने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के। ठीक है। और इसी समय इन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड की थी। ठीक है। इसी समय डिमांड की थी इन्होंने रिजर्वेशन की। किनके लिए? तो मुस्लिम्स के लिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मिंटो ने 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की बात करें, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। ठीक है। तो हम लोग वहां पे चलेंगे तो उसको बात करेंगे, अभी हम लोग 1906 में ही हैं। ठीक है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया है। अब इधर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो 1906 में ये जो सेशन था, इस सेशन में दादा भाई नारोजी ने बात कर दी थी स्वराज की। दादा भाई नारोजी ने बात कर दी थी स्वराज की। स्वराज मतलब कि हमारा अपना राज्य, हमारा अपना कानून। जैसे कि आप ऊपर से हमारे ऊपर डोमिनेंसी दिखा सकते हैं। डोमिनेंट डोमिनेंट कहने का मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंसी। और नीचे जो सरकार होगी हमारे देश में वो हमारी खुद की होगी। जिस तरीके से अभी हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ उसी तरीके की बात चल रही थी उस समय। ठीक है। इन्होंने डिमांड की थी दादा भाई नारोजी ने 1906 में। ठीक है। अगर हम स्वराज को इंग्लिश में लिख दें तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ रूल, खुद का शासन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 1907 में। 1907 एक मेजर इवेंट है, इसको बोलते हैं 1907 को सूरत स्प्लिट। सूरत इसलिए क्योंकि ये जो सेशन था वो सूरत में हुआ था। और इसके जो सेशन होंगे तो उसके जो अध्यक्षता कर रहे होंगे, लीडरशिप, वो कोई ना कोई होंगे। तो वो कर रहे थे राजबिहारी बोस। राजबिहारी बोस इसके अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था? तो इसमें स्प्लिट मींस क्या? इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो पार्ट में बट गई थी। ठीक है। कांग्रेस पार्टी थी वो दो पार्ट में बट गई थी। फर्स्ट जिसको मॉडरेट बोलते थे, और सेकेंड जो एक्सट्रीमिस्ट कहलाते थे। आपको पहले भी बताया था मॉडरेट्स का फेज और एक्सट्रीमिस्ट का। तो मॉडरेट्स का फेज खत्म हो गया, अब शुरू हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट का फेज। तो मॉडरेट जो जिसके लीडरशिप कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, और एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो यहाँ पे कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। जब आपको नाम याद हो जाएगा तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, बीजीटी, जैसे मैंने लिखा अभी। गोपाल कृष्ण गोखले को जीके जी लिख सकते हैं, ताकि छोटा जगह में आप ज्यादा चीज लिख सकें। तो 1907 में स्प्लिट हुआ और दोनों अलग अलग हो गए इस सूरत स्प्लिट में। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस समय कौन थे
अध्यक्षता लीडरशिप कर रहे थे सेशन का, तो राज बिहारी बोस कर रहे थे। ये हुआ कहाँ था? ये सूरत में हुआ था। अब चलते हैं 1908 में। 1908 इसमें भी दो तीन इवेंट हुआ। पहला क्या? इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट आया इस समय। उसके बाद बात करें 1908 में और क्या हुआ, तो अलीपुर बॉम्ब केस हुआ इसी टाइम में। इसके बाद की बात करें तो इसी टाइम में हुआ था खुदीराम बोस केस। उसमें क्या हुआ था, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दो दोस्त थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने मुजफ्फरपुर एग्जीक्यूटिव जो उस समय थे मजिस्ट्रेट, उन पे बम मारना चाहा था, मतलब कि उनको मारना चाहा था। लेकिन संजोग से उनके उस बग्घी में, उस गाड़ी में उनके वकील की फैमिली थी, ठीक है, वो मारे गए थे। तो ये जो कांड हुआ था वो मुजफ्फरपुर में ही हुआ था, ठीक है। तो इनको इसी कारण से, खुदीराम बोस को इसी कारण से मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। तो अभी भी जो जेल है उसका नाम खुदीराम बोस जेल ही है पूरा नाम। और ये प्रफुल्ल चाकी जो थे, ये इस डर से कि इनको फांसी हो जाएगी, अंग्रेज अंग्रेज पकड़ लेंगे इनको और प्रताड़ित करेंगे, इस कारण से इन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, मतलब सुसाइड कर लिया, अपने आप को मार दिया, ठीक है। तो ये खुदीराम बोस वाली केस है ये। अब हम लोग चलते हैं 1909। 1909 1909 में क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको, ठीक है। मिंटो जो वाइसराय थे, और मॉर्ले जो पहले जो वर्ड आता है उसको सेक्रेटरी बोलते हैं, उस समय जो थे यहाँ के सेक्रेटरी वो। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इसको अगर हम कहें तो दूसरा नाम जाना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट से। इंडियन काउंसिल एक्ट इसका दूसरा नाम है। इसमें किस चीज की बात हुई थी, तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ठीक है। मतलब कि मुस्लिम को रिजर्वेशन देने का बात हुआ था कि मुस्लिम एरिया में मुस्लिम ही लड़ेंगे और उनको वोट करेंगे, ठीक है। और इसी काउंसिल के बेसिस पे कि जो कैबिनेट में, ब्रिटिश कैबिनेट में जो बजट पास होता था, उस पे जो डिस्कशन होता था वो पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स कर सकते थे। लेकिन अब क्या था कि अब इंडियंस भी ब्रिटिशर्स के साथ डिस्कशन कर सकते थे। तो इसमें इस चीज को मेंशन करते हैं पहली बात, कि इसमें बात क्या की गई थी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए, ठीक है। और इसमें पहली बार डिस्कशन अलाउ हुआ था इंडियंस के लिए, ठीक है। डिस्कशन ऑन बजट अलाउ किया गया था इंडियंस के लिए। ये 1909 में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं 1910 पे। तो 1910 में देखते हैं क्या हुआ। अभी कुछ इवेंट ऐसे ही आएगा, जब गांधीयन एरा आएगा तब वहां पे थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों का पता है, लेकिन अभी डेटा है, एग्जाम में पूछेगा तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा। अब 1910 में क्या हुआ था, तो इंडियन प्रेस एक्ट आया था, ठीक है। ये अब इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट में क्या हुआ था, इंडियन प्रेस एक्ट में क्या था, ये आपके उतना नीड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें डीपली नहीं जा रहे हैं, झूठ का वीडियो लंबा होगा। 1910 इंडियन प्रेस एक्ट। अब 1911 ये इंपॉर्टेंट है। 1911 ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ था इसमें, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि जो ये ग्रैंड है दिल्ली दरबार, तो इस टाइम में जॉर्ज पंचम जो किंग थे उस समय ब्रिटिशर्स के, वो इंडिया आए थे अपनी वाइफ के साथ, और इनकी वाइफ थी क्यून मैरी, ठीक है। और इन्हीं के स्वागत में, वेलकम करने के लिए बना था उस समय गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है।
ग्रैंड दिल्ली दरबार में कौन आए थे? जॉर्ज पंचम पंचम और उनकी वाइफ क्वीन मैरी, और इन्हीं के स्वागत में बना था गेटवे ऑफ इंडिया। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि इस दिल्ली दरबार में हुआ क्या था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात कि बंगाल का जो विभाजन था जो 1905 में 16 अक्टूबर को हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, तो पहले हम उस मुद्दे पे आए। तो फर्स्ट अम्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको रद्द किया गया था इसके द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। दूसरा इवेंट क्या था? तो दूसरा इवेंट हम लोग देखते हैं, इसी समय जो अ, हमारा जो कैपिटल था वो था कलकत्ता में, उसको शिफ्ट किया गया था दिल्ली। ठीक है, कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली। उससे पहले कहाँ था? ये कलकत्ता में था हमारा कैपिटल। इसी समय की बात करें तो जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है, जैसे कि बात करें सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सैयद हसन इमाम, दीप नारायण, इन लोगों के प्रयास से, इन लोगों की मदद से, इन लोगों के आंदोलन से बिहार को बंगाल से अलग करा लिया गया था। ठीक है, पहले हम देखे हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक अलग पार्ट था, और ईस्ट बंगाल जो अभी का बांग्लादेश है और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पहले एक अलग पार्ट था। तो पहले जो हमारा बंगाल का जो पार्टीशन था वो खत्म होने के बाद दोनों एक साथ हो गए, लेकिन बिहार को उस समय एक अच्छा खासा जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो इन लीडर के द्वारा, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा हुए, ये सब सैयद हसन इमाम हुए, ये सब प्रोमिनेंट लीडर थे जो बिहार को बंगाल से अलग किए थे। लेकिन अभी तक बिहार के साथ उड़ीसा था, सिर्फ बंगाल अलग हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर को, अगर 12 दिसंबर को इसका अनाउंसमेंट हो गया था 1911 में ही कि इसको अलग किया जाएगा। किसको? बिहार को। बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ होता था बिहार में, लेकिन बिहार का नाम कहीं आता ही नहीं था। ठीक है, तो 12 दिसंबर को अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ बिहार को सेपरेट किया जाएगा। और फिर उसके आगे हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं, और 22 मार्च को 1912 में से बिहार अलग हो गया। बिहार सेपरेट फ्रॉम बंगाल, यहाँ से बिहार अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी बिहार के साथ उड़ीसा था ही। अगर हम बात करें तो अभी का जो टोटल बिहार है 1912 में, उसके कौन कौन एरिया था, तो अभी का देख लें तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये एरिया उस समय था ही साथ में। तो बिहार तो, अब जैसे कि इसमें बंगाल भी था पहले, तो आप यहाँ देखिए कि बंगाल को 1911 में अनाउंस करके 1912 में 22 मार्च को अलग कर दिए। अब बचा बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो बिहार और उड़ीसा को भी हम लोग 1 अप्रैल 1936 में अलग कर दिए। बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। अब साथ में बचा कौन बिहार के? तो बिहार के साथ बचा अब सिर्फ और सिर्फ झारखंड। अब बिहार और झारखंड कब हुआ? तो ये अलग हुआ 15 नवंबर 2000। अभी, हाँ बिल्कुल सही, 25 ईयर पहले अलग हुआ है बिहार और झारखंड। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार का पार्टीशन होते गया और बिहार अब इतना छोटा बचा है। ठीक है, तो ये था दिल्ली दरबार का नतीजा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब 1912 में ही दिल्ली कंस्पायरेसी केस होती है। ठीक है, 1912 में ही दिल्ली कंस्पायरेसी केस होता है। अब दिल्ली कंस्पायरेसी केस क्या था? तो इस समय जो वायसराय थे वो हार्डिंग थे, और हार्डिंग पे रास बिहारी बोस बम मार दिए थे। ठीक है, लेकिन उसमें हार्डिंग बच गए थे, मरे नहीं थे।
तो कौन? रास बिहारी बोस। अच्छा, राज बिहारी और रास बिहारी दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो ये सब क्लियर करके ही याद कीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। रास बिहारी बम मारे थे किस पे? हार्डिंग पे, लेकिन हार्डिंग बच गए थे। अब 1913 की बात करें तो 1913 में सबसे प्रोमिनेंट बात जो आपको हम बता दें पहले कि नोबेल प्राइज फर्स्ट बार जो मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, 1913 में फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, अब बात करें, अच्छा, जनगण मन, जनगण मन जो अभी हम लोग गाते हैं वो 1911 में ही 27 दिसंबर को गाया गया था कांग्रेस सेशन में। तो उसको भी मेंशन कर लेंगे ये हम लोग यहाँ पे बीच में, ताकि बाद में वो छूटे ना। ये 1911 ही है। ओके, यहीं पे कहीं मेंशन कर लेते हैं, जन गण मन 1911 में ही 27 दिसंबर को कांग्रेस सेशन में गाया गया था। अच्छा, वंदे मातरम कब? वो 1896 में ही। अब चलते हैं 1913 में। तो 1913 नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहला। अब इसके बाद की बात करें तो 1913 में ही, ठीक है, गदर पार्टी का गठन हुआ था। अब गदर पार्टी, अब ये गदर पार्टी है क्या? ठीक है, इस पे जनरली लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसको देखते हैं। गदर पार्टी, सबसे पहली बात, ये फॉर्म यहाँ नहीं हुआ था, इंडिया नहीं, यूएस में हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे इंडियन एक्सपेट्रियाट्स। ठीक है, एक्सपेट्रिएट्स बोलते हैं उसको, इंडियन एक्सपेट्रिएट्स। कहने का मतलब वैसे अ, देश के नेता, देश के हित चाहने वाले जो इंडिया में नहीं रहते थे वो बाहर रहते थे और वहां से मूवमेंट को अराइज करते थे, या फिर फंडिंग करते थे। ठीक है, या फिर अवेयर करते थे लोगों को। जैसे में एक कुछ लीडर का नाम अगर हम बताएं तो लाला हरदयाल सिंह हो गए, लाला हरदयाल हो गए, सोहन सिंह हो गए, इनका नाम है सोहन सिंह भाखना पूरा नाम है। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट थे। इन्होंने ही गदर पार्टी का गठन किया था यूएस में। ठीक है, और अगर हम गदर पार्टी से रिलेटेड ही बात करें तो आप देख रहे हैं कि अभी उतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट तो खैर है यहाँ, लेकिन उतना ज्यादा कुछ इवेंट यहाँ हो नहीं रहा है। तो 19 सब कुछ शांत पड़ गया था। तो 1914 से 1915 के टाइम में अगर आप देखें तो इसी समय हुआ था गदर कंस्पायरेसी। ठीक है, अब इस कंस्पायरेसी में क्या हुआ था कि जो गदर के लोग थे, यहाँ के लोगों को एम्यूनिशन प्रोवाइड कराना शुरू किए थे, या फिर जो वहाँ के लोग थे वो खुद आ रहे थे। और उस समय ये बात पता चल गई थी ब्रिटिशर्स के स्पाई को। ठीक है, और उनके एजेंट इनको गदर्स, गदराइट्स जिनको बोलते हैं, गदर के पार्टी वाले लोगों को गदराइट्स, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिए। ठीक है, बहुत सारे गदर रेवोल्यूशनरी को उन्होंने मारा, इसी को बोलते हैं गदर कंस्पायरेसी। ठीक है, तो ये हुआ था 1914-1915 के आसपास। अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। 1913 हो गया, अब हम लोग चलते हैं 1914, और 1914 में हम लोग को देखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ। अब ये यहां से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।